हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सबके साथ गौरी कोलाल से मिलवाएंगे। गौरी जेएनयू में CSSS सेंटर का MS स्टूडेंट है। इस बार जेएनयू का जो इलेक्शंस हुआ, इसमें गौरी काउंसिलर पोस्ट जीता स्कूल ऑफ सोशल साइंस से। प्लीज वॉच एंड लिसन द वीडियो फुल टू नो व्हाट गौरी सेज। लाल सलाम, मेरा नाम गौरी है और मैं जेएनयू में MA सोशियोलॉजी की छात्र हूँ। CSSS सेंटर में मेरा एडमिशन हुआ है और मैं कलेक्टिव से जुड़ी हुई हूँ। इस बार जेएनयू SU के चुनाव में मैं कलेक्टिव के तरफ से लड़ी थी और हाईएस्ट ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ मैं इस बार SSS काउंसलर बनी हूँ। अच्छा गौरी, ये बताइए आप जेएनयू में कब ज्वाइन किया एज स्टूडेंट? 2024। किस सेंटर में? CSSS। हाँ। में। फिर छात्र राजनीति के साथ आपका संबंध कैसे बनी है? इसका कुछ बैकग्राउंड बताएंगे? मैं दिल्ली में लंबे टाइम से काम कर रही थी कंटेंट राइटर का, और उससे पहले भी 2019 से ही हमारे देश में लगातार अलग अलग मूवमेंट हुए, बड़े बड़े मूवमेंट। उसमें जेएनयू का FIAC मूवमेंट भी हुआ, उसके एकदम बाद एंटी-CAA मूवमेंट भी हुआ, फिर किसान आंदोलन भी हुआ। तो उससे एक राजनीतिक चेतना तो शुरू हो गया था। पर जब मैं काम कर रही थी तब मेरा मुलाकात हुआ संग्रामी घरेलू कामगार यूनियन के साथियों से, कॉमरेड श्रेया और दूसरे साथी लोग जो बसंत कुंज में घरेलू कामगार का यूनियन करते हैं, उनसे काफ़ी बातचीत हुआ। उनके साथ यूनियन का काम भी उठाना शुरू किया। मेरे लिए ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि खास करके इनफॉर्मल सेक्टर और महिलाएं का यूनियन आज के टाइम पे कैसे किया जाए। तो प्रैक्टिकली उनके साथ घूम के काफ़ी अलग अलग तरीके के सवाल मन में आंसर भी हुए और भी सवाल उठे। उस समय बस्ती के पॉलिटिक्स में घरेलू कामगार यूनियन के अलावा भी गिग वर्कर्स के साथ ऑर्गेनाइजिंग, अनेक बस्ती के अलग अलग पानी के मुद्दे, हाउसिंग क्वेश्चन, ये सारे चीज़ भी उठ रहे थे। तो इससे भी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बना, एक रियलाइजेशन भी हुआ कि हमारे देश में जो लेबर कोड्स के 4 काले कानून जिनको बोले जाते हैं, मोदी सरकार द्वारा लेके आया गया, और साथ में NEP भी कोविड के टाइम पे आया, नया शिक्षा नीति। उन दोनों को साथ में जोड़ के अगर हम देखें, मतलब आइसोलेशन में भी हम देखें तो समझ में आता है कि लेबर कोड्स 8 घंटे से 12 घंटे का काम इंट्रोड्यूस करता है। काफ़ी हद तक एक इनफॉर्मलाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को लीगलाइज करता है, हायर एंड फायर मॉडल को स्थापित करता है। लेकिन जब हम इसको NEP के साथ जोड़ के देखें कि किस तरीके से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ख़त्म किया जा रहा है, और एक्चुअली वोकेशनल कोर्सेज जैसे चीज़ें जो सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट फैक्ट्री में मजदूरी करने का ट्रेनिंग के हिसाब से जोड़ा जा रहा है। एक जिसको NEP में वॉलंटरी एग्ज़िट बोला जा रहा है, वो एक्चुअली ड्रॉप आउट को नॉर्मलाइज करता है, और छात्र जो पढ़ाई को और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो मजबूर हो रहे हैं रोज़गार ढूंढने में, उनको ऑप्शन दे रहा है किसी स्कीम के द्वारा, लेबर कोड्स के तहत किसी फैक्ट्री में मजदूरी और कम दाम पे करना। तो आज के टाइम पे भी हम अनेक फैक्ट्रियों में देखते हैं कि परमानेंट वर्कर्स का फिर भी 50-60 हज़ार का तनख्वाह है, बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स 12,000 कमा रहे हैं। और जो स्कीम ट्रेनीज़ के नाम पे छात्रों को लिया जा रहा है, वो फुल टाइम मजदूरी कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं जो परमानेंट वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन उनको बस 8,000 या उससे भी कम दिया जा रहा है। तो जब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, तब समझ में आया कि एक्चुअली छात्र आंदोलन के लिए भी ये सारे सवाल, शिक्षा का सवाल को रोज़गार के सवाल के साथ जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। और मेरा वैसे भी मास्टर्स करना ज़रूरी था,
तो CUET मैंने दिया, JNU में मेरा एडमिशन हुआ और कलेक्टिव के साथी लोग JNU में थे, उनसे पहले से परिचय था। तो उससे ही छात्र राजनीति में मेरा एक एंट्री हुआ और आगे भी लड़ाई इसी का है कि शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ हम एक आवाज़ उठाए और साथ में हमारे मतलब शिक्षा का निजीकरण को एम्प्लॉयमेंट सवाल से जोड़ते हुए देखना और पूरे देश के जो आम मेहनतकश जनता के सवाल है उससे जोड़ते हुए देखना, ये आई थिंक आज के टाइम पे छात्र आंदोलन का भी टास्क है। अच्छा, आप जब JNU में आया छात्र एज ए स्टूडेंट, हाँ। आपने देखा कि यहाँ पे कई सारा छात्र संगठन है, हाँ। तो फिर आप स्पेसिफिकली कलेक्टिव पे क्यों ज्वाइन किया? इसके पीछे रीजन क्या है आपका? क्या ये आप बताएंगे कुछ? हाँ हाँ, तो कलेक्टिव के साथियों को मैं पहले से ही जानती थी संग्रामी घरेलू कामगार यूनियन के द्वारा, और उससे भी पहले शायद मेरा पहला मुलाकात हुआ था 2019 में दिल्ली दंगे जब हुए थे, तब उसके रिलीफ वर्क में कलेक्टिव के साथी लोग मिले थे। और उसके बाद भी किसान आंदोलन के समय कलेक्टिव का एक टेंट टिकरी बॉर्डर पे लगा था और मेरा टिकरी बॉर्डर में आना जाना होता था, तो मैं उन्हीं के टेंट में बैठती थी और उन्होंने मुझे कई किताबें और मैगज़ीन भी दिए थे जो मेरे लिए राजनीतिक पढ़ाई के दौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ रहा। और ख़ास करके हम अगर किसान आंदोलन की बात करें तो मेरे लिए किसान आंदोलन बहुत ऊर्जा दिया, क्योंकि वो एक ऐसा आंदोलन था जो कोविड जैसे समय में जनता को सड़क पे लेके आ पाया। जनता एक साल के लिए बॉर्डर पे टिके रहे और बीजेपी RSS सरकार का सर झुका पाया। मोदी को 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और अगर हम इसके ओवरऑल अप्रोच और इफ़ेक्ट की बात करें, किसान आंदोलन के लीडरशिप में जो वैकल्पिक क्रांतिकारी संगठन थे, उनका अलायंस ज़मीन से बना हुआ अलायंस था और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जिस तरीके से ज़मीन पे किसानों का मुद्दा उठाए, एक ऑल्टरनेट एजेंडा पेश कर पाए, ये चीज़ एक्चुअली एक तरफ से देश पे किसानों का सवाल उठा पाया। टिकरी बॉर्डर पे भी हम जब वहाँ पे किसानों से बात करते थे, तब इंसान चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो जिस तरीके से समझा पा रहे थे कि हमारे देश में एग्रीकल्चरल क्राइसिस किस तरीके से WTO से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ एक्चुअली ग्राउंड पे एक एजेंडा उठाने के वजह से ही हो पाया। और किसान भी जितना सेल्फ इनिशिएटिव लेके बॉर्डर पे बैठ पाए, अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके के आंदोलन पूरे देश में उठ पाया। रिलायंस का टावर गिराना, बीजेपी अंबानी अदानी के नेक्सस को एक्सपोज करना, इन सारे चीज़ों को इंडिया का WTO एग्रीमेंट के साथ जोड़ पाना, ये सारा चीज़ हो पाया क्योंकि लेफ़्ट ने अपना एजेंडा ग्राउंड पे स्थापित किया। और ये करने से एक्चुअली बीजेपी RSS का इलेक्टोरल डिफीट भी हुआ और कॉन्शियसनेस लेवल पे भी उनका जो एजेंडा है उसके खिलाफ लेफ्ट एक काउंटर एजेंडा ज़मीन पे पेश कर पाया। तो आज के टाइम पे लेफ़्ट के अंदर भी जब अनेक संगठनों का डिबेट है, मतलब फासीवादी ताकतों को हराना ज़रूरी है, लेकिन क्या हम फासीवादी ताकतों को बस इलेक्टोरली हराएंगे या एक्चुअली मास मूवमेंट के थ्रू हराएंगे? क्योंकि हम फासीवाद को भी एक मास मूवमेंट ही मानते हैं। फासीवाद हमारे देश में है क्योंकि वो जनता के बीच में इस्टेब्लिश्ड एक एजेंडा सेट कर पाया है। और लेफ़्ट को भी आज के टाइम पे एक थर्ड पोल क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली अपने आपस में एक ज़मीनी अलायंस खड़ा करके एक ज़मीनी आंदोलन भी खड़ा करना है जो फासीवाद को निजीकरण एंड कॉरपोरेट फोर्सेस के बीच का जो नेक्सस है, इससे जोड़ते हुए जनता के बीच में एक अल्टरनेट एजेंडा पेश कर पाता हो। और ये चीज़ लेफ़्ट में मुझे दिखा है कि कई सारे संगठन ऐसे हैं जो बस इलेक्टोरली बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं
आंदोलन के ज़रिए हराने का, ये थर्ड पोल खड़ा करने की जो बात है उस पर कम जोर लगा रहे हैं। कलेक्टिव एक संगठन है जो मुझे लगा इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है, ज़मीन से एक एंटी फैसिस्ट स्ट्रगल जो एंटी फैसिस्ट भी होगा और एंटी कॉर्पोरेट भी होगा, इस चीज़ को खड़ा करने में कलेक्टिव की एक भागीदारी रहा है, चाहे किसान आंदोलन में भी हो या छात्र आंदोलन के स्तर पे भी हो। और मुझे लगता है कि अनेक तरीके के डिबेट भी जो लेफ़्ट में है आज के टाइम पे, लेफ़्ट के संगठन में और आपसी बिखराव भी बढ़ा है और लेफ़्ट संगठन मासेस से भी और आइसोलेट होते जा रहे हैं। हमारे जो डिबेट है वो और पुराने भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय पे हम अपने आपस के जो सवाल है, जो तर्क है, इसको एक्चुअली रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये मुझे लगता है कि एकमात्र आंदोलन के ज़रिए ही हो सकता है। हमें अपने जो थियोरेटिकल सवाल है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके कॉन्क्रीटली प्रैक्टिस के थ्रू, और प्रैक्टिस और थियोरी का जो द्वंद्व है उसके थ्रू आगे लेके जाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ मुझे लगा कि कलेक्टिव सीरियसली लेता है कि डिबेट को भी सीरियसली लेना, थियोरेटिकल सवाल भी जो लेफ़्ट के अंदर है उसको सीरियसली लेना। लेकिन सीरियसली लेने का मतलब क्या है? क्या बस आपसी चर्चा और डिबेट है या एक्चुअली आंदोलन है? इसमें मुझे लगता है कि आंदोलन के बिना हमारा डिबेट आगे नहीं बढ़ सकता है। आंदोलन ही है जो कॉन्क्रीटली इन सवालों का एक जवाब अपने डायनामिक्स के थ्रू रिवील करेगा, और इस चीज़ के लिए आज के टाइम पे आंदोलन पे लगे रहना ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक टास्क है। अच्छा गौरी, आपने जब से जेएनयू आया तब से कलेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, तो कलेक्टिव का जो पॉलिटिक्स है देखा आपने बहुत क्लोजली। आप ये बताएंगे कि जेएनयू में जो छात्र राजनीति है, हाँ, इस पे कलेक्टिव का विजन क्या है? हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि आज के टाइम पे ज़रूरी है कि हम आम मुद्दों से फंड कट का जो एजेंडा है वो जोड़ पाए कि हमारे हॉस्टल में अगर सीलिंग गिर रहा है, सीलन हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, वाटर कूलर नहीं चल रहा है, रीडिंग रूम हमारा स्कूल एरिया में नहीं है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चरल और एकेडमिक इश्यूज़ जो है, सेमिनार नहीं चल रहा है, वर्कशॉप नहीं हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं फंड कट का नतीजा है। क्योंकि एक्चुअली हम देखें तो जेएनयू के एनुअल रिकॉर्ड्स में ये डेटा मिलेगा भी कि जेएनयू का फ़ंड पिछले 10 साल में आधा हुआ है। और अगर क्लोजली देखा जाए तो स्पेसिफिकली सेमिनार, फील्ड ट्रिप, वर्कशॉप, इन सारी चीज़ों का फ़ंड लगभग 80-90% से भी घटा है। तो उस समय शायद एक इंसान जब वाटर कूलर नहीं चल रहा है तब ये ना सोच पाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं फंड कट के वजह से ही हुआ है। और फंड कट तो हमारे देश में बस जेएनयू में नहीं हो रहा है, वो पूरे पब्लिक एजुकेशन को ख़त्म करने का एक प्रक्रिया है। और हमारे एजुकेशन पॉलिसी लेवल पे भी हैफा लोन जैसे जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी लेके आके जेएनयू का भी फंड जो भी मिलता है वो ग्रांट ना होके लोन सिस्टम द्वारा आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी को सीधी सी बात है, अगर लोन मिल रहा है तो उनको लोन चुकाना पड़ेगा और चुकाने के लिए मुनाफा कमाना पड़ेगा। तो मुनाफा तो वैसे कैसे कमाया जाएगा? एक्चुअली हमारे ऑडिटोरियम बुकिंग में 6,000 या 10,000 का खर्चा होता है, फील्ड ट्रिप को सेल्फ फाइनेंस करने की बात हो रही है। जेएनयू में जो नए कोर्सेज आए हैं वो सब सेल्फ फाइनेंस मॉडल पे है। जेएनयू में ही एमबीए का जो कोर्स है वो 12 लाख का है 2 साल के लिए। तो फंड कट और फ़ी हाइक जुड़े हुए मुद्दे हैं, और ये सारी चीज़ें शिक्षा के निजीकरण से जुड़ा हुआ है। आज के टाइम पे किसी भी लेफ़्ट संगठन के लिए जेएनयू में ज़रूरी है कि वो इन मुद्दों को एक्चुअली जोड़ पाए कि ग्राउंड लेवल पे हम जिस चीज़ से जूझते हैं वो किस तरीके से शिक्षा के निजीकरण से जुड़ा हुआ है, और हमारा शिक्षा को लेके वैकल्पिक पॉलिसी, वैकल्पिक राजनीति क्या हो सकता है। कैंपस के स्तर पे हमें खास करके लगता है कि ज़रूरी है कि एक आंदोलन फिर से हो, खास करके क्योंकि जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जिसको इतना मीडिया अटेंशन मिलता है कि जब जब जेएनयू से एक नारा लगता है वो दूसरे जगह पे बरकर आता है। तो पिछले बार जब जेएनयू 2019 में फ़ी हाइक मूवमेंट भी किया था और 3-4 महीने के लिए एकेडमिक बॉयकॉट
किया था, यूनिवर्सिटी स्ट्राइक किया था, उस समय भी पूरे देश में शिक्षा का सवाल उठ पाया और अलग अलग कैंपसेस में ये आंदोलन फैल पाया। BHU से लेके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़ी हाइक के खिलाफ भी आंदोलन हुआ और शिक्षा का जो डिस्कोर्स है वो देश में उठ पाया। तो आज के टाइम पे JNU के पास भी ये ताकत है कि हम फंड कट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, हम फ़ी हाइक के खिलाफ और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो वो दूसरे सारे कैंपसेस में जो स्ट्रगल्स हो रहे हैं उसको जोड़ पाएगा और देश में फिर से शिक्षा का सवाल उठा पाएगा। इसीलिए आज के टाइम पे आंदोलन को बाईपास करना बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम जितना ज़ोर दूसरे चीज़ों में डालें उतना ही ज़ोर हमें आंदोलन में डालना है और मुद्दे को उस तरीके से उठाना है कि वो बस एक डेमोन्स्ट्रेशन ना रहे, वो एक्चुअली ग्राउंड से एक आंदोलन बना पाए। और कलेक्टिव का कैंपस में भी यही एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि आज के टाइम पे छात्रों के मुद्दों को लेके और पूरे देश में शिक्षा का मुद्दा हो या शिक्षा रोज़गार, जो मैं पहले कह रही थी, ये सवाल उठ पाए। हमारे स्ट्रगल से देश के अलग अलग सवाल उठ पाए कि क्यों हम शिक्षा में पैसे नहीं डाल के, हमारे टैक्स पेयर के पैसे कहाँ जा रहे हैं। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि अदानी को भागलपुर में 1 रुपए के लीज में ज़मीन मिला है। तो ये सारे सवाल उठना कि पैसे अगर शिक्षा पे नहीं जा रहे तो किसके पास जा रहे हैं, अदानी अंबानी को क्यों पैसे मिल रहे हैं, और कॉन्क्रीटली शिक्षा का सवाल, देश का सवाल, क्रांतिकारी आंदोलन के सवाल आंदोलन द्वारा उठाना, ये कलेक्टिव का एजेंडा है कैंपस पे भी और देश में भी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपने JNU इलेक्शन जो हुआ, हाँ, उसमें आपने काउंसलर पोस्ट जीता है SSS से और विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो आपको क्या लगता है, इसमें 2-3 स्पेसिफिक रीजन बताइए जिसके कारण से आपको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, आपका जो अपना ऑब्जर्वेशन है, ये किस कारण से स्टूडेंट्स आपको वोट दिया इतना? हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कलेक्टिव पूरे साल एक्टिव रहा है अलग अलग स्टूडेंट्स के मुद्दे लेके। हमने पिछले टर्म में कलेक्टिव की तरफ से कॉमरेड रजत काउंसलर था, तो रजत को छोटा ही टर्म मिला, लेकिन उस टर्म में भी रजत काफ़ी सारे इश्यूज़ उठाए, कई मास डेलीगेशन भी हुए, चाहे रेमिडियल क्लास का मुद्दा हो, फील्ड ट्रिप का मुद्दा हो, रीडिंग रूम्स का मुद्दा हो। और ये जो रजत का टर्म रहा या कुल मिला के इन सारे मुद्दों को SSS के स्तर पे उठाने से एक चेतना तो SSS में बना, इन सारे एजेंडास को लेके ये एजेंडा SSS के लेवल पे स्थापित हुआ। दूसरे ओर हम देखते हैं कि JNU आज के टाइम पे बदनाम भी हो रहा है कि यहाँ पे लॉन्च पैड पॉलिटिक्स किया जाता है। यहाँ पे छात्र राजनीति JNU के बारे में और नहीं रहा, वो अलग अलग मतलब किसी और इलेक्शन के बारे में बन गया है। यहाँ पे किसी का पॉलिटिकल करियर बनाया जाता है और अलग अलग संगठन के अलग अलग वजह होते हैं अपना छात्र संगठन इस कैंपस में खोलने के लिए। हम देखते हैं कि जिस तरीके से JNU को एक मीडिया अटेंशन मिलता है, यहाँ पे एक यूनिट रखना या पद रखना, इससे अलग अलग संगठनों को अलग अलग स्तर पे फ़ायदा होते हैं। कहीं अपने अलायंस टॉक्स में बार्गेन करने के लिए हो या अपने ही राज्य में अपने जनता के बीच में कुछ एक डिस्कोर्स क्रिएट करने के लिए हो। तो ये चीज़ छात्रों ने आइडेंटिफाई किया है कि कैंपस का राजनीति और कैंपस के बारे में रहा नहीं, वो कोई एक पॉलिटिकल करियर रिज्म के ओर चला जा रहा है। और कलेक्टिव जो बार बार बोलता रहता है कि JNU का मतलब JNU SU भी जो है वो बस एक प्रेसिडेंशियल सीट नहीं है, वो एक्चुअली सारे छात्र हैं। हमारे पूरे कैंपस में जो भी छात्र हैं, हम सब JNU SU के हिस्सा है और यूनियन में हमारी भागीदारी भी एक वोट से ज़्यादा है। चाहे वो मास डेलीगेशन हो या डीन को घेराव करना हो या अपने सेंटर के मुद्दे को लेके एक्चुअली अपने छात्रों के साथ मिलके, अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके अपने इश्यूज़ पे ऑर्गेनाइज़ करना और अपने इश्यूज़ को लेके लड़ाई लड़ना, ये एक काम है आज के टाइम पे यूनियन का। और इसी चीज़ को हमने पॉपुलराइज भी किया और हमने कॉन्क्रीटली किया भी अपने प्रीवियस काउंसलरशिप में। तो मुझे लगता है ये चीज़ लोगों के बीच में गया और इसी वजह से लोगों ने
मुझे इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिया। एक आखिरी सवाल, हाँ। वो है जेएनयू छात्र राजनीति में आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मैं जैसे कह रही थी कि आज के टाइम पे जिस तरीके से शिक्षा और रोज़गार दोनों पे हमला हो रहा है, ये चीज़ बहुत कॉन्क्रीटली जेएनयू में हम अपने मुद्दों से जोड़ते हुए उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली काउंसलर बन के SSS के स्तर पे जो जो मुद्दे हैं वो तो उठाना ही है, चाहे एकेडमिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो। लेकिन इन मुद्दों को उठाते हुए ज़रूरी है कि कैंपस में ये एक वैकल्पिक राजनीति उठ पाए कि हमारे देश में शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है, हमारे देश में रोज़गार का मॉडल क्या हो सकता है। जब इतने सारे छात्र यूपीएससी और अनेक सेंट्रल एग्जामिनेशंस के लिए तैयार कर रहे हैं और हर साल पेपर लीक होता जा रहा है, उसका लॉजिक और मतलब जिस लॉजिक के वजह से हमारा पेपर लीक होता है और जिस लॉजिक के वजह से हमारा वाटर कूलर सेंटर में नहीं चलता है, ये जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, कॉन्क्रीटली एक संघर्ष खड़ा करना और उस संघर्ष को जेएनयू से आगे भी लेके जाना, पूरे देश के सवाल जोड़ते हुए जेएनयू में फिर से एक आंदोलन करना हमारा टास्क है। और यही करने के लिए मैं काउंसिल के तरफ से और कलेक्टिव के तरफ से उतरूंगी। Thank you so much for sharing so much internal facts Thank you. about JNU student politics. Hope we will meet again. Thank you. Thank you. अब रुकिए।